अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फारूक बलोच, बिजनेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। आपने ये तो सुना होगा कि अक्सर जो है लोग बंदों को अगवा कर लेते हैं और तावान मांगते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि डेटा अगवा हो जाए और उसको छोड़ने के लिए तावान मांगा जाए। ऐसे ही वाकया पेश आया है के इलेक्ट्रिक के साथ इसी हफ्ते में। और जो के इलेक्ट्रिक के सार्फिन उन्होंने देखा भी होगा कि काफ़ी सर्विसेज उनकी जो है वो मुअत्तल रही हैं, जिसमें ऑनलाइन डुप्लीकेट बिल प्रिंट नहीं हो पा रहा था। और आई थिंक कुछ लोगों ने ये भी कंप्लेन की है कि लाइव ऐप नहीं चल रही थी और जो एसएमएस सर्विस उसमें भी इश्यूज आ रहे थे। तो के इलेक्ट्रिक ने एडमिट किया है और उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि एक साइबर अटैक हुआ है उन पे। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं कंफर्म कर रहे ये रैंसम अटैक है। वो कह रहे हैं कि कोई उनसे तावान या रैंसम नहीं मांगा गया। इलेक्ट्रिक ने एक तफसीली बयान भी जारी कर लिया, उसको भी हम शामिल करेंगे वीडियो में। लेकिन ये रैंसमवेयर अटैक होता क्या है और जो के इलेक्ट्रिक के ऊपर साइबर अटैक हुआ वो किस नेचर का है, उस पर जो भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, उस पर हम रोशनी डालेंगे। और एक साइबर एक्सपर्ट राफे बलोच ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। राफे, के इलेक्ट्रिक को हमने दावत दी थी कि कोई उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आ जाता, इस वीडियो के अंदर हमारे साथ शामिल हो जाता और उनका पर्सपेक्टिव दे देता। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो कंपनी की स्टेटेड पॉलिसी इस वक्त है कि जो उन्होंने बयान जारी किया वो आप प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। और पब्लिक कमेंट्री वो इसलिए नहीं कर रहे हैं इस वक्त कि वो अभी तक अटैक को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। चलें, जी। पहले तो सर राफे मुझे ये बताएं कि रैंसमवेयर अटैक होता गया, के इलेक्ट्रिक तो बाद में आएंगे, इसको समझाएं। जो फर्स्ट इंस्टेंस था रैंसमवेयर का वो 1989 में आया था एड्स ट्रोजन के नाम से। 2013 तक रैंसमवेयर प्रेवलेंट नहीं हुए क्योंकि लोगों के पास, साइबर क्रिमिनल्स के पास कोई ऐसी मेथोडोलॉजी नहीं थी जिससे वो एनॉनिमसली पेमेंट्स कलेक्ट कर सके। अनटिल ये जो बिटकॉइन है, इट केम इनटू लाइमलाइट और जितनी बाकी क्रिप्टो करेंसी थी जिसने इनेबल किया साइबर क्रिमिनल्स को कि वो पेमेंट्स कलेक्ट करें एनॉनिमसली, अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किए बगैर। और डार्क वेब जो है नॉर्मली जिसमें टॉर का प्रोटोकॉल या डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज होते हैं अपनी आइडेंटिटी को एनोनिमाइज करने के लिए। तो डार्क वेब पर ये आपके रैंसमवेयर के जो ग्रुप्स थे वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और वहां से उन लोगों ने लोगों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब टारगेट करने के बाद इसमें बहुत सारी इनोवेशंस आई। पहले क्या करते थे कि ये आपके जो फाइल्स होते थे उन फाइल्स को ये लॉक कर देते थे, एनक्रिप्ट कर देते थे, लॉक कर देते थे ताकि आप उन फाइल्स को एक्सेस ना कर सकें। एंड दे यूज्ड टू डिमांड पेमेंट इन बिटकॉइन। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट पे रैंसम, उनके पास बैकअप्स थे, कुछ के पास बैकअप्स थे, कुछ के पास बैकअप्स नहीं थे। जिसके पास बैकअप्स थे उन्होंने बैकअप से अपनी फाइल्स जो है वो रिस्टोर कर दी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मेज रैंसमवेयर के नाम से एक रैंसमवेयर ग्रुप आता है। वो ग्रुप क्या करता है कि वो ना सिर्फ आपकी फाइल्स जो है उनको एनक्रिप्ट करता है, बल्कि उसके फाइल एनक्रिप्ट करने से पहले, लॉक करने से पहले वो सारी की सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये इंडिविजुअल्स को पहले टारगेट होना स्टार्ट हुआ। तो यानी एक्सट्रैक्ट भी कर लेता है, यानी अपने कब्जे में ले लेता है, ये कहना चाह रहे हैं? जी, एक्सफिल्ट्रेट कर देता है डाटा को। एक्सफिल्ट्रेट करने के बाद वो उनको एनक्रिप्ट करता है, यानी लॉक करता है। लॉक करने के बाद उनसे पेमेंट्स मांगता है। अब लेट्स से किसी ऑर्गेनाइजेशन है, पहले इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा रहा था, फिर ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करने लग गए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑब्वियसली कुछ के पास बैकअप्स होते हैं, कुछ के पास नहीं होते। जिसके पास बैकअप होते थे वो रिस्टोर कर लेते थे एंड द साइबर क्रिमिनल्स डिड नॉट यूज्ड टू गेट मनी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब अगर लेट्स से इन्होंने अपने बैकअप्स जो है रिस्टोर भी कर लिया है तो वी विल मेक द डाटा पब्लिक, ताकि उनको रेगुलेटरी फाइन्स हों और ऑब्वियसली इट रिजल्ट्स इन बैड प्रेस और बहुत सारे और मामला होते हैं। कंपनी की रेपुटेशन जो है वो टार्निश हो जाती है। रेगुलेटर्स जो है वो हरकत में आ जाते हैं। जैसे GDPR है वो बड़े काफी ज्यादा जो है ना फाइन्स जो है वो इम्पोज करने लग गया है, यूरोपियन की एक रेगुलेशन है। इसके बाद एक और इनोवेशन आती है। वो इनोवेशन ये आती है कि रैंसम एज अ सर्विस। रैंसम एज अ सर्विस में क्या होता है कि एक साइबर क्रिमिनल होता है, वो एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करता है और वो प्लेटफॉर्म बिल्ड करके और लोगों को इनवाइट करता है कि आप आए, हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, हमारे आप मेलवेयर को इस्तेमाल करें, उनसे लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फेक्ट करें। और वो इस तरीके से नहीं होता कि कोई बंदा आ जाता है, वो देखते हैं कि कोई किसी का एक्सपीरियंस है या नहीं है। इन दिस केस ये जो नेट वॉकर के नाम से जो ये रैंसमवेयर बताया जा रहा है, ये बेसिकली एक रैंसम एज अ सर्विस है। ये पूरा प्लेटफॉर्म है जिसको मुख्तलिफ साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं
सेकंड थर्ड ईयर तक, और उसके बाद जो रैंसम आता है उसकी कुछ परसेंट कमीशन जो है ये नेटवॉकर को, यानी जो प्राइमरी ग्रुप है जिसने ये रैंसमवेयर बनाया है, उनके पास कुछ कमीशन जो है वो चला जाता है, विच इज अबाउट 16%, और बाकी जो 84% जो है वो चला जाता है साइबर क्रिमिनल्स पे। तो ये जो रैंसमवेयर डेवलप करने वाले प्लेटफॉर्म में और लोग हैं, उनको इन्फेक्ट करने वाले और लोग हैं, यानी जो एफिलिएट्स हैं वो दूसरे लोग हैं, और ऑब्वियसली जो पेमेंट्स हैं वो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर हो रही हैं, इसलिए लॉ एनफोर्समेंट के लिए उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस केस में इन्होंने तकरीबन $3.8 मिलियन की जो है वो डिमांड की है। एक तो इस पर बात कीजिएगा कि ये अमाउंट नॉर्मली, आप फेमिलियर हैं शायद इस ग्रुप से, नेटवर्कर से, आपने इनकी हिस्ट्री वगैरह भी देखी होगी, तो क्या ऐसा ही होगा कि ये जो पैसे मांग रहे इतने ही इनको देने पड़ेंगे, या फिर आप समझते हैं कि आपने जो देखा है कोई ऐसा बड़ा सीरियस वो नहीं है कि इलेक्ट्रिकली, मतलब ये जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट उसमें तो वो कह रहे हैं कि कोई डेटा चोरी नहीं हुआ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, और उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया है। जो वर्ड वो यूज़ कर रहे हैं वो रिंग फेंसिंग है। वो ये कह रहे हैं कि हमने सर्विसेज को सर्वर से अलग कर दिया है ताकि एक्सेस ना हो। वो प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच यानी प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने किया है। और जो बैकअप वाली बात है कि डेटा उनके पास बैकअप है, यानी तो वो तो कह रहे हैं कि उनके जो कस्टमर केयर सेंटर है वहाँ से आप जाके डुप्लीकेट बिल निकाल सकते हैं। तो अगर ज़ाहिर है उनके पास बैकअप है जभी तो वो वहाँ से दे रहे हैं। और वो ये भी एडमिट नहीं कर रहे कि ये रैंसमवेयर अटैक है। उनको कोई ऐसी डिमांड नहीं आई कि पैसे पे करें। तो आपने इसको स्टडी किया, क्या हुआ है, आपको क्या समझ में आया, ये हुआ क्या? अब हतमी तौर पे तो तभी पता चल सकता है जब कोई फॉरेंसिक एनालिसिस हो और उन वर्क स्टेशंस को मैं एनालाइज खुद बैठ के करूं और मैं देखूं और सिग्नेचर्स को मैच करूं। लेकिन अब अगर देखें कि ब्लीपिंग कंप्यूटर जो एक क्रेडिबल वेबसाइट है, उसके उसके ऊपर जो है ये रिपोर्ट आई थी $3.8 मिलियन। और अब जो $3.8 मिलियन हैं ऑब्वियसली रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि हमने देखा है डिफरेंट इंस्टेंसेस में कि लोग $10,000 $15,000 देकर भी जो है ना अपना डाटा जो है वो डिक्रिप्ट करवाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि डाटा इनक्रिप्ट हो गया और उनके पास प्राइमरी नहीं, और उनके पास जो है इसका बैकअप नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो ग्रुप है जिसकी तरफ ये एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि ये साइबर अटैक उस ग्रुप ने किया है, उस ग्रुप का जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस को सबसे पहले अटैक करता है, हैक करता है विया डिफरेंट मेथड्स, यानी कोई वीक पासवर्ड होगा। और ऑब्वियसली आपको पता है कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो बड़ा प्रेवलेंट रहा है कुछ टाइम में, तो लोग घरों से कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस कर रहे थे, तो सिक्योरिटी पॉलिसीज को रिलैक्स किया जा रहा था। तो ये सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मेथड्स के थ्रू ये एंटर होते हैं। उसके बाद जितनी भी वर्क स्टेशन होती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी की सारी वो उससे डाटा जो है वो इंपॉर्टेंट डाटा जो एक्सफिल्ट्रेट करते हैं, और एक्सफिल्ट्रेट करने के बाद वो उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं। उसके बाद वो एक डेडलाइन देते हैं, यानी जो इनका थ्रू आउट देखा गया है, उस डेडलाइन पे कहते हैं कि अगर उस डेडलाइन तक पेमेंट नहीं हुई तो वो एक वेबसाइट है इनकी, उस वेबसाइट के ऊपर वो डाटा जो है वो लीक कर देते हैं। और ये बड़ा थ्रू आउट जो है ना ये हमने देखा है कि इसी पैटर्न के ऊपर जो है ना ये नेटवॉकर जो है वो कर रहा है। आपने जो बताया वो तो बात समझ में आ गई, लेकिन के इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है, बैंक तो नहीं है। ऐसा क्या डेटा हो सकता है कस्टमर का? आप भी कराची में रहें, आप मुझे बताएं ऐसा कौन कौन सा डेटा है कस्टमर का जो कि एट रिस्क है कि अगर वो के इलेक्ट्रिक पैसे नहीं देता उनको और वो आगे वो किसी वेबसाइट पे लीक कर देते हैं, तो क्या रिस्क, क्या है, नुकसान क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा सेंसिटिव डेटा हो सकता है? देखें, ऑब्वियसली जब आप रजिस्टर करने जाते हैं तो आपसे आपका नाम, आपका CNIC, आपका एड्रेस, और उसके अलावा पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन बहुत सारी जो है वो मांगी जाती हैं। एक तो ये कि जो पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन है ये पूरी दुनिया के अंदर इसको एज ए सेंसिटिव डाटा समझा जाता है। पाकिस्तान में चूंकि कोई कवानीन नहीं है, डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, तो उसको इस तरीके से वैल्यू नहीं दी जाती। लेकिन अगर यही इंसिडेंट जो है वो यूरोप में हुआ होता और इस तरीके से उन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई होती, तो आप GDPR के तहत आपको जो फाइन है, दे कुड फाइन यू अबाउट 4% ऑफ योर एनुअल टर्नओवर, या अबाउट 20 मिलियन यूरोस, विच एवर इज ग्रेटर इन नंबर। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि अगर आप देखें इनकी स्टेटमेंट बड़ी वेग सी स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट में ये एडमिट करते हैं कि साइबर इंसिडेंट हुआ है, लेकिन ये नहीं बताते कि वो साइबर इंसिडेंट क्या हुआ है और किस तरीके से उन्होंने डिटेक्ट किया कि एक साइबर इंसिडेंट हुआ है। क्या उन्होंने फॉरेंसिक किया, क्या उन्होंने एक दिन के अंदर जो है ना ये फॉरेंसिक कर लिया अपने नेटवर्क का, इन्होंने देख लिया कि कोई भी जो है ना पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हुई है, नहीं हुई।
जो इनका बिलिंग सर्वर था वो एक टाइम तक इनएक्सेसिबल रहा। क्या वो बिलिंग सर्वर जो है वो हैक हुआ, या फिर जो और वर्क स्टेशन थी जिनके जो एम्प्लॉयज यूज करते थे, जिनके कंप्यूटर्स में डाटा होता था, वो एनक्रिप्ट किया गया। तो ये सारी चीजें डिटरमिन करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, टाइम। और ऑब्वियसली जब हम इसकी फॉरेंसिक करते हैं, नेटवर्क की फॉरेंसिक्स, ओएस की फॉरेंसिक्स, और उस पर मेमोरी फॉरेंसिक्स करते हैं और बहुत सारी और इसमें मेथोडोलॉजीज अप्लाई करते हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डैमेज। लेकिन ये एडमिट तो कर रहे हैं कि एक साइबर इंसिडेंट हुआ है, लेकिन उसकी क्लैरिटी नहीं, क्लियर नहीं बता रहे। और ये इनको बैकफायर कर सकता है, क्योंकि जो ग्रुप है जिसे ये अटैक एट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये डाटा को लीक करता है। ये अगर आप सर्टेन टाइम में, अगर आप पहले ये करते हैं कि अगर सर्टेन टाइम में आप पेमेंट नहीं देते तो पेमेंट डबल हो जाती है। अगर आप पेमेंट फिर भी नहीं देते तो एक सर्टेन टाइम के बाद एक इनकी वेबसाइट है नेटवॉकर की, उस वेबसाइट के ऊपर ये लोग सारा का सारा डाटा लीक कर देते हैं। ये सारा जो पर्सनल डेटा वगैरह है ये रिस्क हो सकता है ऑब्वियसली। और के इलेक्ट्रिक का पूरा कराची कस्टमर है, उसमें ज़ाहिर है हसास इदारों के भी एड्रेसेस होंगे, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी होंगे, लोगों के पर्सनल एड्रेसेस भी हैं, तो ये सारा डेटा एट रिस्क हो सकता है। बहरहाल लेकिन उनका तो क्लेम ये है कि कोई डेटा चोरी नहीं हुआ और वक्त के साथ अल्लाह करे ऐसा ही नहीं, साबित हो। उनको ये बात पता कैसे देखते हैं। चली है? अच्छा मुझे ये बताएं राफे, मुझे आप इस पर दोबारा आ जाइएगा, पहले मुझे एक सवाल का जवाब दें कि इलेक्ट्रिक का जो रिस्पॉन्स है, एक तो ये कि जो ब्लीपिंग कंप्यूटर की रिपोर्ट सामने आई है तो शायद पब्लिकली आ गया, वरना के इलेक्ट्रिक तो 4 दिन पहले 5 दिन पहले का ये इंसिडेंट था, उन्होंने 3 दिन बाद जाके बताया कि कोई टेक्निकल ग्लिच है। ये साइबर अटैक भी उन्होंने बाद में बताया। तो क्यों इतना छुपा रहे थे या डिले कर रहे थे, या उनको समझ नहीं आ रहा था? और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि के इलेक्ट्रिक का जो रिस्पॉन्स है टू दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, ये कितना इम्पोर्टेंट है फॉर द पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी और द कंट्री इटसेल्फ, कि किस तरह से इसका जवाब, क्योंकि अगर तो कामयाब हो जाता है ये नेटवर्कर ग्रुप जो है रैंसम लेने में, तो ये क्या एग्जाम्पल सेट करेगा? और अगर ये रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का देते हैं जिसमें डेटा कंप्रोमाइज होता है, तो उस सूरत में भी क्या फ्यूचर में वो इनकरेज होंगे कि मजीद लोगों का डेटा लीक करे, और क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? कितना इंपॉर्टेंट है के इलेक्ट्रिक का रिस्पॉन्स इस पूरे इंसिडेंट के लिए, और कैसे करना चाहिए उनको? बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ब्लीपिंग कंप्यूटर है उसकी एक एस्टैब्लिश्ड क्रेडिबिलिटी है सिक्योरिटी कम्युनिटी में। रैंसमवेयर को और उनके रैंसम ग्रुप्स को जो है ना, ये काफी टाइम से जो है ना ये कवर कर रहे हैं। यूरोपोल का जो नो मोर रैंसम प्रोजेक्ट है, उसके भी ये एसोसिएट पार्टनर हैं। तो इस वेबसाइट की कुछ क्रेडिबिलिटी है जब कुछ रिपोर्ट करते हैं। ये कोई ऐसी बोगस वेबसाइट नहीं है कि किसी ने ओवरनाइट ही वेबसाइट खड़ी कर दी और के इलेक्ट्रिक को जो है ना डिफेम कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह मैंने कहा कि कोई लॉज, कोई रेगुलेशंस नहीं है जिसके तहत आप लोगों को या ऑर्गेनाइजेशंस को अकाउंटेबल ठहरा सकें कि इन केस ऑफ एनी डेटा ब्रीच दे आर लाइबल टू रिपोर्ट इन 48 आवर्स या 72 आवर्स, जिस तरह बाहर कई ममालिक में है। तो लीगली तो इनके ऊपर कोई ऐसे लीगल इम्प्लीकेशंस नहीं है। लेकिन ये है कि जो इनका रिस्पॉन्स है वो यही है, चीज़ों को जो है ना, कोशिश ये होती है कि अंडर द कारपेट डाला जाए, जबकि पूरी दुनिया ने इस चीज़ को लर्न किया है कि whenever there is a security incident, be transparent about it। यानी अगर मैं के इलेक्ट्रिक का कस्टमर हूँ, मैं एक पाकिस्तानी सिटीजन हूँ, मेरा डाटा के वो कस्टोडियन है, तो दे आर लायबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग दैट डाटा, एंड आई शुड नो कि इफ माई डाटा इज कॉम्प्रोमाइज और नॉट, ताकि मुझे पता चल रहा हो कौन सा डाटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। मैं मतलब ये मेरा बेसिकली फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर ये किया जाता है कि यहाँ पे चीज़ों को अंडर द कारपेट जो है वो किया जाता है, और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो ट्रांसपेरेंसी डिमांड नहीं करते। जहाँ तक ये बात रही रैंसम पे करने की, अगर लेट्स से वो रैंसम पे करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज नो गारंटी कि दैट दे विल नॉट बी अटैक्ड। आज वो रैंसम पे कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा 3-4 महीनों बाद उनको पता है कि कौन सा लूप होल था जिसके थ्रू आए थे। अगर उन्होंने उस चीज़ को सेफ गार्ड अकॉर्डिंगली नहीं किया तो दे विल कम अगेन एंड दे विल अगेन इन्फेक्ट द सिस्टम। और ये इनका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा। अभी तक हमने देखा है कि रैंसमवेयर ग्रुप्स का उस तरीके से पाकिस्तान की तरफ रुख नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि लोग यहाँ पे पेमेंट नहीं करेंगे। और जनरली आप देखें कि यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और जहाँ पे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे रेगुलेशन सख्त हैं, उनको टारगेट किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये इनको इनकरेज करेगा पाकिस्तान कि वो में सबसे पाकिस्तानी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूटिलिटी, टारगेट करें। प्राइवेट यूटिलिटी कंपनी को टारगेट किया है, छोटी कंपनी को तो नहीं किया। नहीं, वो करते ही बड़ी कंपनीज को टारगेट है ना, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पता है कि वही कंपनीज है जो उनको पैसे दे सकती हैं। इनके टारगेट्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं। और इन्होंने कोरोना वायरस के ये पिछले 5 महीनों में पढ़ा था कि मैकेफी की रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया है कि इन लास्ट 5 मंथ्स दे हैव अर्न $25 मिलियन। ये इन्होंने बिटकॉइन के एड्रेसेस जो थे उनको ट्रैक किया और उन्होंने अंदाजा लगाया कि इतना रैंसम जो है लोग दे चुके हैं।
FBI ने ऑलरेडी इसके ऊपर एक अलर्ट जारी किया कुछ टाइम पहले। उन्होंने स्पेसिफिकली नेट वॉकर का बताया कि रैंसम एज अ सर्विस ग्रुप जो है ये अनपैच्ड VPNs के थ्रू, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल्स के थ्रू, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर होता है, स्टील डाटा और उसके बाद इनक्रिप्ट कर। उन्होंने बताया कि वीक पासवर्ड्स हैं आपके रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के या जो VPNs के आजकल एम्प्लॉयज हैं वो VPNs यूज कर रहे हैं और उसके थ्रू या अनपैच्ड एप्लीकेशन होगी कोई उसके थ्रू आए होंगे, तो वो एंटर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने के बाद वो डाटा एक्सफिल्ट्रेट करते हैं, उसके बाद इनक्रिप्ट करते हैं। और FBI ने इसके ऊपर ऑलरेडी एक अलर्ट जारी किया हुआ था। अब हमारे पास कोई ऐसा कोलैबोरेशन मैकेनिज्म है नहीं, ना ही के इलेक्ट्रिक को कोई ऐसी बॉडी है जो कि उनको साइबर के पर्सपेक्टिव से रेगुलेट करती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसा कोई बॉडी नहीं है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी नहीं है, आपके पास साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है। आप इस कानून के तहत हम एनफोर्स करेंगे। ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पब्लिकली आके हमारे प्रोग्राम में आने से मना कर दिया कमेंट करने से। दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इट। आपके ख्याल में जो आपको समझ में आया नेचर, जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, तो कितने टाइम में आपके ख्याल में ये इसको मुकम्मल तौर पे डिकोड कर पाएंगे कि एक्चुअली किस नेचर का अटैक था, क्या हुआ और कितना डेटा गया है और कौन सा डेटा गया है, नंबर 1। और नंबर 2 जो कि क्या लेसन हमने सीखे हैं इस अटैक से, क्योंकि अभी तक तो होता था बैंक्स पे अटैक होते थे, समझ में आता था पैसा पड़ा हुआ यहाँ पे, डेटा इज़ ऑल्सो वेरी प्रेशियस। क्या सबक सीखते हैं हम, क्योंकि अब डिजिटाइजेशन की तरफ दुनिया जा रही है और कोरोना की हमने देखा कि हर कंपनी जो है तकरीबन उसने घर से काम करने की इजाज़त दी। तो क्या ये अटैक्स और फ्रीक्वेंट हो जाएंगे फ्यूचर में? तो के इलेक्ट्रिक के उससे इंसिडेंट से हम क्या लेसन सीख सकते हैं कि दूसरे जो बिजनेसेस हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएं? अब टारगेटेड के इलेक्ट्रिक, और अब अगर इन केस अगर रैंसम जो है वो इनका रिस्पांस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये लोग रैंसम इसको पे करते हैं तो ऑब्वियसली इट वुड एनकरेज साइबर क्रिमिनल्स के वो और ऑर्गेनाइजेशंस को जो है यहाँ पे अटैक करें। अच्छा, चूंकि ये इट्स नोन अटैक, इसके सिग्नेचर्स नोन है। एक होता है ना कि एक 0 डे होता है, अटैक इज अननोन और आपको डिक्रिप्ट करने में आपको टाइम लगता है, आपको रूट कॉज एनालिसिस ढूंढने में। बट ये नोन अटैक है, इसके सिग्नेचर्स ऑलरेडी FBI की वो जो रिपोर्ट की आपको बात कर रहा हूँ एडवाइजरी, उसमें इस अटैक के सिग्नेचर्स मौजूद हैं। और सिग्नेचर से ये लोग बड़ी आसानी से जो है ना अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वर्क स्टेशन जो है वो इन्फेक्ट हुए हैं। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली क्योंकि अगर उनके पास बैकअप होगा तो बैकअप से रिस्टोर करेंगे। अगर उनके पास लेट्स से बैकअप नहीं है तो दे हैव ऑप्शन के वो उस डाटा को छोड़ दें या फिर वो रैंसम पे करके जो है उस डाटा को हासिल कर लें। अगर वो छोड़ देते हैं, इन दैट केस इवन ये जो ग्रुप की हिस्ट्री रही है, जिस तरह मैंने पहले भी रिपीटेडली बताया है कि इस ग्रुप की हिस्ट्री ये है कि ये ग्रुप जो है वो लीक कर देता है डाटा को। तो हो सकता है कि इन कमिंग वीक्स हमें ये इस तरह की चीज भी जो है ना वो नजर आए। और इट्स हाई टाइम के पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी बनाए, जिसमें ये तमाम, अब लेट्स से ये के इलेक्ट्रिक के बाद एक अटैक हुआ है, इससे बहुत सारे लेसन होंगे जो कि के इलेक्ट्रिक वाले सीखेंगे। अब ऑब्वियसली वो के इलेक्ट्रिक तक रहेंगे। तो अगर कोई नेशनल लेवल के ऊपर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर होता या कोई टीम होती, तो ये जो इनको नॉलेज दैट दे हैव गेन्ड या लेसन दैट दे हैव लर्न वो उनके साथ शेयर करते और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करते कि जी इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू ये लोग आ रहे हैं, तो आप जो है वो पैच कर लें। तो ऑब्वियसली जो कोलैबोरेशन है वो सिक्योरिटी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ बैंकिंग आइसोलेशन में काम कर रही है, टेलीकॉम सेक्टर आइसोलेशन में काम कर रहा है। जितने भी साइबर इंसिडेंट्स होते हैं अंडर द कार्पेट जो है वो आ जाते हैं। और ऑब्वियसली ये जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं, कॉर्पोरेशंस होती हैं, इनके जो साइबर इंसिडेंट्स होते हैं दे डू नॉट मेक इट टू द मेन स्ट्रीम। ईरान में है, अफगानिस्तान में है, इंडिया में है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर टीम। ये क्या करती है, नेशनल क्राइसिस के अंदर या इनकेस कोई साइबर इंसिडेंट होता है किसी नेशनल सिस्टम पर, उसमें एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होके उसका रूट कॉज एनालिसिस निकालना होता है। उसके बाद पूरे सेक्टर्स के लिए, तमाम सेक्टर्स के लिए एक एडवाइजरी जो है वो रिलीज की जाती है, so that they could prevent these attacks in future. Thank you so much for your time. अपना ख्याल रखिएगा. Thank you.